दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जहाँ रिलीजन के बेस पर पॉलिटिक्स होती है। उन्हीं देशों में से एक कंट्री है सूडान भी। यहाँ मोस्टली दो कम्युनिटीज है, क्रिश्चियन जो साउथ सूडान में रहते हैं और मुस्लिम जो नॉर्थ सूडान में रहते हैं। इस देश में दो आर्मी के ग्रुप एक दूसरे को जान से मारने के लिए तुले हुए हैं, सिर्फ सूडान पर कंट्रोल पाने के लिए। ये देश सिविल वॉर में बदल चुका है, लेकिन ये कोई पहला सिविल वॉर नहीं है। सूडान में ये वॉर बहुत पहले से चली आ रही है। सूडान में तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है। हर एक नेता के बाद सेना ने राज किया है। Civil war in Sudan. Rival forces remain locked in a power struggle. सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश। जिस तरह भारत को ब्रिटिश से आज़ादी 1947 में मिली, उसी तरह सूडान को ब्रिटिश से आज़ादी 1956 में मिली। इस देश में सिविल वॉर आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया। इस देश में दो आर्मी के ग्रुप एक दूसरे को जान से मारने के लिए तुले हुए हैं, सिर्फ सूडान पर कंट्रोल पाने के लिए। ये देश सिविल वॉर में बदल चुका है, लेकिन ये कोई पहला सिविल वॉर नहीं है। सूडान में ये वॉर बहुत पहले से चली आ रही है। सूडान में तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है। हर एक नेता के बाद सेना ने राज किया है। सूडान की ऑफिशियल आर्मी सूडान आर्म फोर्स यानी SAF है, जिसने अपनी पावर से जितने भी पॉलिटिशियंस ने अपनी सरकार बनाई उन्हें नीचे गिरा दिया और हर बार देश पर कब्जा कर लिया। दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जहाँ रिलीजन के बेस पर पॉलिटिक्स होती है। उन्हीं देशों में से एक कंट्री है सूडान भी। यहाँ मोस्टली दो कम्युनिटीज है, क्रिश्चियन जो साउथ सूडान में रहते हैं और मुस्लिम जो नॉर्थ सूडान में रहते हैं। इन दोनों ही कम्युनिटीज के कल्चर बहुत ही डिफरेंट है। सूडान को जब से आज़ादी मिली है तब से ये लोग वॉर के अंदर है और बहुत से लोगों की जानें गई हैं। इन सब के बाद जब वहाँ के हालात बदतर होते चले गए, लोगों को डेमोक्रेसी से विश्वास उठ चुका था। इसी चीज का फायदा उठाकर 1989 में उमर अल बशीर ने डेमोक्रेटिक पार्टी का तख्ता पलट कर दिया और फिर से पावर में आर्मी को ला दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ समझौता करने में दिलचस्पी नहीं रखी और उमर अल बशीर ने खुद को राष्ट्र बना दिया। इसने सूडान पर 30 साल राज किया। अल बशीर इस बात को अच्छे से जानता था कि उसे भी कोई आकर हटा देगा, उसका भी कोई तख्ता पलट कर देगा। इसलिए उसने उन सब लोगों को हटा दिया जो उसके लिए खतरा बन सकते थे और एक नया तानाशाह में देश को बदल दिया। सभी पॉलिटिक्स पार्टीज को बैन कर दिया। उसने शरिया कानून को लागू कर दिया, आर्मी पर अपनी कमान बनाई और उनका भरोसा बनाए रखा। जो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें तानाशाही को खत्म करना चाहते थे, उसने इन सब लोगों को हटाने के लिए और नॉर्थ और साउथ सूडान पर अपना दबाव बनाने के लिए सूडान का एक ग्रुप मिलिशिया जंजावीद को एक साथ इकट्ठा किया ताकि वो अपनी पर्सनल मिलिट्री आर्म फोर्स बना सके। इस मिलिट्री फोर्स को लीड करने के लिए एक कमांडर भी था जिसका नाम हिमेती था। एक आसान भाषा में कहें तो ये लोग मिलिटेंट्स थे, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आतंकवादी हैं। सूडान के पड़ोसी देश जड़ से लड़ते और गाँव में डकैती करते। अल बशीर ने इस ग्रुप का इस्तेमाल अपने खिलाफ होने वाले प्रोटेस्टों को कंट्रोल करने के लिए बनाया और जो भी उसके खिलाफ जाता उसे खत्म कर दिया जाता। इसका इस्तेमाल उसने सबसे ज्यादा दारफूर यानी वेस्ट सूडान में पावर में बने रहने के लिए किया। दारफूर बागी प्रोटेस्ट कर रहे थे। दारफूर सूडान के अंदर एक बेहतर पहचान के लिए लड़ रहा है। उन्हें दबाने के लिए अल बशीर ने जंजीवीड और अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें वो बहुत जाने गई और 2003 में यहाँ से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ करने पड़े। अल बशीर ने इस अपनी पर्सनल मिलिट्री आर्मी को रैपिड फोर्स बना दिया। ये आर्मी सूडान के अंदर एक आर्मी फोर्स की तरह नहीं थी, बल्कि सूडान के अंदर एक कॉर्पोरेट बिजनेस को भी ऑन कर रही थी। इसने अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया जो सोने की खानों पर कब्जा करती, तस्करी से ऑपरेशन को चलाती, सीमाओं पर पेट्रोलिंग करती, रीजनल कॉन्फ्लिक्टों में अपने भाड़े के आर्मी को भेजती। इस ग्रुप के पास कई सोने की खानें थी जिससे और देशों के साथ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा था। रूस, संयुक्त अरब अमीरात में RSF आर्मी के लीडर हेमेती कई बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑन कर रहा था, जिसमें करीब $30 मिलियन की सोने की बार की डिलीवरी का एक मोटा चिट्ठा है। और यही सूडान के अंदर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अल बशीर की मदद करने के अलावा तानाशाह में सत्ता में बने रहने के कारण RSF ने सरदार हेमेती को सुपर रिच बना दिया, क्योंकि वो सूडान के अंदर बड़ी बड़ी सोने के खाने, इनकी सिक्योरिटी और बॉर्डर पर कंट्रोल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत होती है, जो पॉसिबल हो पाया ओनली फॉर RSF की वजह से। इसलिए 2005 में दारफूर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसका कारण था नॉर्थ और साउथ के बीच 10 को चले आ रहे सिविल वॉर, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 2011 में वॉर तो समाप्त हो गई, लेकिन इसने सूडान का पार्टीशन करा दिया, जिससे सूडान दो हिस्सों में बट गया, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया देश बन गया, लेकिन इसके साथ 75% हिस्सा ले गया और सूडान की इकोनॉमी के लिए तेल के भंडार एक बड़ा झटका था। इसलिए वहाँ महंगाई और सभी चीजों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई और अल बशीर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने करप्ट सिस्टम को जारी रख सके, जिस कारण से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और
आर्मी को अब ज्यादा कंट्रोल में नहीं रख पाया, और जिससे सूडान के अंदर पॉवर्टी रेट 47.1% और लाइफ, इस सब के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं और डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। वे अपने डिक्टेटरशिप के खत्म करना चाहते हैं। सूडान की आर्मी और आरएसएफ ये दोनों ही अलग अलग मिलिट्री ग्रुप देखते हैं क्या हो रहा है, ये दोनों ही टीम बनाते हैं और अल बशीर को उखाड़ फेंकते हैं और इसे जेल भेज देते हैं और फिर से गवर्नमेंट को अपनी कब्जे में ले लेते हैं। जिसके बाद अल बशीर का 30 साल की तानाशाही खत्म हो गई और अब मिलिट्री के पास एक नेता जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के हाथ में सारा कंट्रोल आ गया और आरएसएफ का अरबपति लीडर हिमेती इन सब में आर्मी के साथ था। इन दोनों ही मिलिट्री लीडरों ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से वादा किया कि वो देश को नागरिक नेता को सौंप देंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे, लेकिन इन मिलिट्री लीडरों ने अपने वादे से मुकर गए। वो कई सालों तक देश पर राज करते रहे और लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गाली दे और जो उनके खिलाफ जाता उन्हें मार दिया जाता। और इन सब के बाद 2022 में एक आम नागरिक नेता अल बुरहान को आर्मी वास्तव में देश का कंट्रोल देने के लिए सहमत होती है, लेकिन उसकी एक बड़ी शर्त होती है। वो चाहता है कि आरएसएफ अब एक स्वतंत्र आर्मी न रहे। वो चाहता है कि उसे ऑफिशियली सूडान आर्मी में जोड़ दिया जाए, जिससे आरएसएफ खत्म कर दिया जाएगा और सूडान पर अब हिमेती का नहीं बल्कि आर्मी का कंट्रोल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि सूडान के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया है। आरएसएफ का लीडर हिमेती इस बात को अच्छे से जानता है कि आर्मी उसे खत्म करके उसके बिजनेस एम्पायर को भी खत्म कर देगी, इसलिए उसने फैसला किया कि उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट को ही उखाड़ फेंके। 15 अप्रैल 2023 को उसने खुद को देश का लीडर बना दिया। इन सब में अल बुरहान बाल बाल बच जाता है, लेकिन तकरार खार्तूम की राजधानी और पूरे देश में फैल जाती है। ये दो पावरें जो पिछले डिक्टेटर लीडर के लिए अलग अलग मकसदों के लिए काम करती थी, अब इस बात पर लड़ रही हैं कि इस देश पर कौन राज करेगा। शहर के बीच से आर्मी के टैंकर गुजर रहे हैं और एयर स्ट्राइक हमले हो रहे हैं। फॉरेन कंट्रियां अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कई सूडानी सिविलियंस के लिए ये अचानक से अपने देश छोड़कर ऑप्शन नहीं बचा है। कोई हेलीकॉप्टर नहीं बचा है, उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय काफिला नहीं आ रहा है, इसलिए वो इस युद्ध से भागकर अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी देशों मिस्र की ओर जा रहे हैं और चाड या साउथ सूडान। और जल्दी ये तकरार ऐसी लगती है कि कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रहे इन आर्मी जनरलों के बीच वास्तव में एक युद्ध में बदल रहा है और दुनिया के और ऐसे देश सूडान को अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। इन सब में सूडान को बाहरी देश एक फायदे के लिए देख रहे हैं। सूडान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मिस्र के लिए लाइफलाइन और ग्लोबल इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट स्क्वायर पॉइंट के पास इन बंदरगाहों का घर है। सुएज नहर और अफ्रीका में का हॉर्न और जहां से वर्ल्ड बिजनेस का 10% गुजरता है। ये वही जगह है जहां एक शिप रुकने से पूरी दुनिया के बिजनेस पर फर्क पड़ गया। सभी जहाज समुद्र के रुक गए और जिससे समुद्र के अंदर बहुत बड़ा ट्रैफिक लग गया था। सूडान दुनिया भर में तेल पावरफुल कंट्रियों में शामिल है। यहाँ हर देश अपनी आर्मी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बिजनेस का यहाँ होना एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है और यहाँ के ठिकानों और बंदरगाहों पर और देश कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ ये सभी देश इन आर्मी लीडरों को देखकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें किस को सपोर्ट करना चाहिए, कि सूडान राजधानी खार्तूम में होने वाली गोलाबारी से फ्यूचर में उनके फायदे की बात कौन करेगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो सूडान के अधिकांश सोने को खरीदता है और निकालता है और उसका बहुत सा हिस्सा हिमेती से आता है। उनके आर्मी बिजनेस एम्पायर यूएई यमन अपनी तरफ से लड़ने के लिए अपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स हिमेती को दिए हैं। इन दोनों के बीच अपने अपने प्रॉफिट के लिए अच्छा रिलेशन बना हुआ है, लेकिन सूडान की आर्मी ने पिछले कुछ सालों में यमन में लड़ाई लड़ी और संयुक्त अरब अमीरात बंदरगाहों और नेचुरल रिसोर्सों तक पहुंच को सिक्योर करने के लिए आर्मी ने गवर्नमेंट के साथ सौदे किए हैं। इसलिए यूएई अब ऐसे हालात में जहां उसने इन दोनों ग्रुपों को सहारा दिया है। और फिर लीबिया, जहां इस सरदार खलीफा हफ्तार की हिमेती से बहुत मजबूत संबंध है। यहाँ ये हफ्तार विदेशों और सूडान के बीच एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। हफ्तार के पक्ष में लड़ने के लिए लीबिया जाने के लिए अपने कुछ लड़ाकों को कर्जा दिया था, इसलिए अब वो हफ्तार आरएसएफ को ईंधन शिपमेंट भेजकर अपने सरदार सहयोगियों का समर्थन कर रहा है। इस समय वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर संयुक्त अरब अमीरात जैसे और देश फैसला करते हैं कि हमें हिमेती को पैसा या हथियार भेजने के लिए वो हफ्तार और उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे बिचौलियों की तरह, तो वास्तव में ये फैसले से ही हो रहा है कि हफ्तार रूस की ओर से आरएसएफ को सभी चीजों को पहुंचा रहा है और वेपन्स ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले से एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है। वैगनर ग्रुप, रूस की एक प्राइवेट आर्मी। सूडान में बड़ी बड़ी सोने की खानों से नेचुरल रिसोर्सों को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएफ ग्रुप को रूस ट्रेन कर रहा है और वेपन्स भी दे रहा है। और जबकि रूस ने इन हाल ही में CNN की एक इन्वेस्टिगेशन में सूडान की आर्मी के साथ एक काम किया है, जिसका मतलब साफ है कि रूस आरएसएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भेज रहा है। उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में एक साइड को चुना है, लेकिन यह कोई वास्तविक वफादारी नहीं लगती है। रूस किसी भी नेता के पक्ष में जा सकता है जो इसमें जीतने की संभावना रखता हो और जो समर्थन करेगा रूसी हितों का। यहाँ लाल सागर में रूस एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण करने के लिए अपने टारगेट को बहुत आसान बनाने में और फिर से अपने आप को नॉर्थन इजिप्ट का पड़ोसी बना रहा है। मिस्र इन दोनों ग्रुपों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमी क्राइसिस में है। उनकी करेंसी की वैल्यू आधे से अधिक हो गई है और वो मदद मांग रहे हैं। यूएई, जिसने उन्होंने 2013 से ही $100 बिलियन की नगद और सहायता दी थी,
मिस्र के लिए यूएई के अगेंस्ट में होना नासमझी होगी। इस पर उसकी इकोनॉमी उन पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो अभी के लिए तटस्थ बने हुए हैं। इथियोपिया, एरिट्रिया दोनों अब तटस्थ हैं। हालांकि इथियोपिया ने हाल ही के महीनों में जनरल अब्राहम को यात्रा के लिए आमंत्रित किया और एरिट्रिया ने अपने दुश्मन हेमेती को यात्रा के लिए आमंत्रित किया और साथ ही संकेत दिया कि वो इस संघर्ष के भविष्य में अपोजिशन डायरेक्शन में उतर सकते हैं। ये दोनों ही जनरल एक दूसरे पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं और इसमें जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो है वहाँ के आम लोग। इस डिक्टेटरशिप को उमर अल बशीर ने डिजाइन किया था। इस टूटे हुए सिस्टम में कुछ लोगों ने पैसा और पावर लेकर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। दोस्तों आखिर में कह रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।